आज की कक्षा में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12 का इतिहास विषय अध्ययन करेंगे, जिसका पहला अध्याय ईंट, मनके और अस्थियां अर्थात हड़प्पा सभ्यता है। इस अध्याय पर पीछे हमने 2 वीडियो बनाया, आज उनकी आगे शुरू करेंगे। पिछली बार जो हमने चर्चाएं की थी उनमें हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता के कालक्रम, हड़प्पा सभ्यता के विस्तार, हड़प्पा सभ्यता के नामकरण और हड़प्पा सभ्यता की नगरीय जीवन, नगर नियोजन की विशेषताएं, इन टॉपिक पर हमने चर्चाएं की थी। तो प्यारे बच्चों, उसके आगे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं पढ़ रहे थे, जिसमें नगर नियोजन को हमने पढ़ लिया था। अब बात करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में सामाजिक जीवन कैसा था। तो सामाजिक जीवन के बारे में हम लोग बातें करेंगे। तो सर्वप्रथम हम यह बताना चाहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के समाज का आधार वहां की जो पुरातत्व में सामग्री प्राप्त हुई है उन्हीं के आधार पर ज्ञात होती है। सिंधु घाटी सभ्यता में वहां पर बहुसंख्यक संख्या में नारी की मृग मूर्तियां पाई गई हैं, जिसके आधार पर ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता अर्थात हड़प्पा सभ्यता का परिवार मात्र सत्तात्मक रहा होगा, यानी महिला प्रधान समाज रहा होगा। तो पहला पॉइंट हो गया मात्र सत्तात्मक समाज। सत्तात्मक समाज। अब दूसरा जो था, हम लोग वर्ग की बात कर लें कि सिंधु घाटी सभ्यता में वर्ग या जाति का आधार कैसा रहा होगा। तो सामान्यतः वहां पर जो पुरातत्व सामग्रियां प्राप्त हुई हैं उनके आधार पर ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में योद्धा वर्ग, विद्वान वर्ग, व्यापारी वर्ग और श्रमिक वर्ग, कारीगर और श्रमिक वर्ग, ये वर्ग पाए जाते हैं। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के समाज में योद्धा वर्ग एक था, एक विद्वान वर्ग था, एक व्यापारी वर्ग था, एक कारीगरों का समूह था और कुछ श्रमिक वर्ग भी थे। सिंधु घाटी सभ्यता में जो भवन के अवशेष मिले हैं उन भवनों में विविधताएं देखी गई है और उनकी विविधता के आधार पर यह ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी समाज में जाति प्रथा भी प्रचलित रही होगी। तो हमने यहाँ वर्ग के बारे में बात कर ली और मात्र सत्तात्मक के बारे में बात कर ली। अब हम देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का खान पान कैसा रहा होगा। तो अब हम लोग खान पान की बात कर लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोज्य पदार्थों का सेवन किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्यतः शाकाहारी भोजन में गेहूं, जौ, चावल, चना, सरसों इत्यादि फसल, उसके अतिरिक्त खरबूज, तरबूज, ककड़ी इत्यादि गर्मी के फलों का भी सेवन किया करते थे। यदि हम मांसाहारी की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भेड़, बकरी, गाय, सुअर और मछलियों का सेवन किया करते थे।
तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का खान पान शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का देखा जा सकता है। अब हम लोग बात करेंगे वस्त्र और आभूषण की। वस्त्र मतलब कपड़ा और आभूषण मतलब गहने इत्यादि। गहने या श्रृंगार करने के सामान को आभूषण कहा जाता है। अब इनका वस्त्र कैसा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में कपास की खेती अधिक होती थी। तो जैसा कि कपास की खेती एक बड़ा साक्ष्य है कि वहां पर कपास के माध्यम से सूती वस्त्र का उत्पादन होता रहा होगा। इसके अतिरिक्त हड्डी की बनी सुई और तकली भी सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होते हैं, जिससे पता लगता है कि सुई और तकली के माध्यम से सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग सूती वस्त्रों का निर्माण किया करते थे। कुछ और साक्ष्य मिलते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो से एक सूती वस्त्र का टुकड़ा प्राप्त होता है। सूती वस्त्र का टुकड़ा प्राप्त होता है। दूसरा देखें तो मोहनजोदड़ो से एक उस्तरे मिला है और उस उस्तरे पर सूती धागे लपेटे हुए हैं। तीसरा पॉइंट देखते हैं कि मोहनजोदड़ो से एक योगी की मूर्ति मिलती है जो शाल ओढ़े हुए हैं और उन शाल पर 3 पत्ती वाले आकृति प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से हम यह बताना चाहते हैं कि इन साक्ष्यों के माध्यम से यह ज्ञात होता है कि लोग वहां के वस्त्रों का उपयोग किया करते थे। ये लोग सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र का उपयोग किया करते थे। अब आभूषण की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आभूषण में सोने के गले का हार प्राप्त हुआ है। उसके अलावा बाजूबंद भी प्राप्त हुआ है, कमरबंद भी प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी की सभ्यता के जो आभूषण थे वे सोने के होते थे, तांबे के होते थे, हाथी के दांत के होते थे और मिट्टी के भी होते थे। सिंधु घाटी सभ्यता से एक तांबे का दर्पण प्राप्त हुआ है और कंघी भी प्राप्त हुआ है, जिससे ऐसा लगता है कि वे लोग बाल बनाते और संवारते भी रहे होंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में वस्त्र और आभूषण के बारे में हमने चर्चाएं कर ली। अब हम बात करेंगे कि सिंधु घाटी में संस्कार, अंतिम संस्कार कैसे होते थे। अब अंतिम संस्कार की बात कर लें। अंतिम संस्कार सामान्यतः 3 प्रकार के होते थे। जो पहला था पूर्ण समाधि और दूसरा था आंशिक समाधि और तीसरा था दाह संस्कार। अंतिम संस्कार में हम देखते हैं कि पूर्ण समाधि, यानी पूर्ण समाधि के अंतर्गत जो भी व्यक्ति, जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी, मर जाता था, तो उसे दफन कर दिया जाता था। तो ये पूर्ण समाधि कही जाती थी। हड़प्पा सभ्यता से कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले हैं, जिससे यह पता चलता है कि वहां पर शवों को दफनाने की प्रथा प्रचलित रही होगी। हड़प्पा नगर से एक कब्रिस्तान का साक्ष्य जो RH 37 का साक्ष्य मिला है, जो ताबूत में है और उसे दफन किया गया है। सामान्यतः दफनाने की जो प्रक्रिया थी उत्तर और दक्षिण दिशा थी, यानी उत्तर की ओर सर और दक्षिण की ओर पैर रख करके दफनाए जाते थे। लेकिन इसके अपवाद भी प्राप्त हुए हैं कुछ जगहों पर, जैसे लोथल में पूर्व पश्चिम शव को दफनाने की प्रक्रिया थी।
पूरब से पश्चिम शवों को दफनाने की प्रक्रिया थी, यानी पूरब में सर और पश्चिम में पैर। कालीबंगा में दक्षिण से उत्तर, यानी दक्षिण में सर और उत्तर में पैर रख करके दफनाने की प्रक्रिया थी। पंजाब के रोपण से पश्चिम और पूरब, यानी पश्चिम में सर और पूरब में पैर दफनाने की प्रक्रिया प्रचलित थी। लेकिन सामान्यतः यह देखा जाता है कि अधिकांश जो दफनाने की प्रक्रिया थी वह उत्तर और दक्षिण दिशा में थी। इसके अलावा सामान्यतः सिंधु घाटी सभ्यता में एक शव को दफनाया जाता था, लेकिन इसके अपवाद भी मिले हैं। जैसे लोथल में एक कब्रिस्तान में 3 शव का प्राप्त होना, ये पता लगता है कि वहां पर एक से अधिक लोगों को एक ही कब्रिस्तान में दफनाया जाता था। फिर कालीबंगा में एक युग में सावधान, युग मतलब जोड़ा, यानी एक कब्रिस्तान में 2 लोगों को दफनाने की प्रथा प्रचलित होने का साक्ष्य मिलता है। कहीं कहीं पलोथल में कब्रिस्तान में शव के साथ उसकी महत्वपूर्ण वस्तुएं भी उपयोग की जाने वाली साथ में दफना दी जाती थी। तो ये तो पूर्ण समाधि के अंतर्गत हमने बातें की जिसमें कब्रिस्तान में दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। दूसरा, आंशिक समाधि। आंशिक समाधि का मतलब यह था कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो शव होते थे उनको किसी गली या किसी एक ऐसे जगह पर फेंक दिए जाते थे जहां पर जंगली जानवर उन्हें खा जाते थे, और बची हुई अस्थियां, शवों की अस्थियां को कलश में भर करके उन्हें दफन कर दिया जाता था। तो इसे आंशिक समाधि कहा जाता था, यानी पूरी शव को नहीं बल्कि जानवरों के खाने के बाद बची हुई शव की जो अवशेष होती थी उनको दफन करने की प्रक्रिया थी। मोहनजोदड़ो से एक ही स्थान पर 22 नर कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिससे आंशिक समाधि के साक्ष्य प्रस्तुत होते हैं, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि एक जानवरों के सामने फेंक दिया जाता था और उसके बाद बची हुई अस्थियों को दफन किया जाता था कलश में भर करके। तीसरा जो था दाह संस्कार। सिंधु घाटी सभ्यता में दाह संस्कार की भी प्रथा प्रचलित थी। इसके अंतर्गत शवों को जलाने का काम किया जाता था, और जलाने के बाद जो अस्थियां अवशेष के रूप में बचती उनको एक घड़े में, एक कलश में बंद करके मिट्टी के अंदर, जमीन के अंदर दफन कर दिया जाता। तो ये तो अंतिम संस्कार की विधियां हमने बात कर ली, पूर्ण समाधि और आंशिक समाधि और दाह संस्कार के रूप में। तो हमने सिंधु घाटी की सामाजिक जीवन के बारे में बात की कि वहां का समाज कैसा रहा होगा। अब हम लोग आर्थिक जीवन के बारे में देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में हमने सामाजिक जीवन के अंतर्गत जो बातें की थी उसमें परिवार का आधार, वर्ग, खान पान, वस्त्र, आभूषण, अंतिम संस्कार, एक मनोरंजन की भी बात कर लेते हैं उसमें। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के मनोरंजन के क्या क्या साधन थे? तो मनोरंजन के अंतर्गत वहां के लोगों का जो साधन था वह नृत्य यानी डांस, म्यूजिक यानी संगीत, पशुओं का युद्ध, मछलियों को पकड़ना और ढोल बजाने का भी साक्ष्य प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त वे लोग जुआ भी खेला करते थे। तो ये उनके प्रमुख मनोरंजन के साधन भी थे। अब हम लोग बात करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक जीवन कैसा रहा होगा, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था कैसी थी, वहां की अर्थव्यवस्था का आधार क्या रहा होगा। तो वहां की अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार था वह कृषि था, पशुपालन था और व्यापार था। कृषि, पशुपालन, व्यापार, इन तीनों को वृत्ति या वार्ता कहा जाता है। वृत्ति या वार्ता कहा जाता है। अब इन तीनों को हम प्रत्येक कर करके क्रमशः चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम कृषि की बात करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। कृषि वहां पर अपनी
कृषि जो है, कृषि की उन्नति अपनी चरम अवस्था पर थी। सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकांश पूरा स्थल सिंधु नदी या उसकी सहायक नदियों के किनारे बसे हुए थे। सिंधु नदी के किनारे बसे होने के कारण प्रत्येक वर्ष नदियों में बाढ़ आती थी और बाढ़ जब उतर जाती थी, बाढ़ वापस चली जाती थी, तो नदियों के आसपास के क्षेत्र में खादर मिट्टी का निर्माण होता, जो बड़ा ही उपजाऊ होता था। नई परत मिट्टियों के बनने से वहां की भूमि अत्यधिक उपजाऊ हो जाया करती थी। ऐसे में वहां पर मिट्टियों में नमी भी हुआ करती थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सामान्य तरीके से वहां पर अनाज के बीज छींट दिया करते थे और उससे फसलें पैदा हुआ करती थी। उन फसलों में जो मुख्यतः फसल पैदा होती थी तो वह गेहूं और जौ वहां की मुख्य फसल थी। दाल भी उगाए जाते थे, सरसों भी उगाए जाते थे, राई भी उगाए जाते थे। तो इस तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसी खेती होती थी। लेकिन केवल बाढ़ पर ही आश्रित सिंधु घाटी सभ्यता खेती नहीं थी। कालीबंगा जो प्राक मतलब सिंधु घाटी से पहले, तो प्राक कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यानी जो खेत मिले हैं वह जुते हुए मिले हैं और जुताई इस तरीके से की गई है जिससे देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि वहां पर मिश्रित खेती होती थी। मिश्रित मतलब एक ही साथ दो फसलों की खेती होती थी और उन दो फसलों में जिन फसलों की खेती होती थी वे फसल चना और सरसों रही होगी। तो कालीबंगा से जुते हुए खेत के आधार पर हम कह सकते हैं कि कृषि में उपकरण भी आ गए थे, जुताई के भी आविष्कार हो चुके थे और इस तरीके से उत्पादन अधिक होता रहा होगा। वहीं देखते हैं कि बनावली जो हरियाणा में पूरा सब पाया गया है, वहां पर हल के खिलौने प्राप्त हुए हैं। यानी हल के खिलौने प्राप्त होने से भी साक्ष्य ये प्रस्तुत होता है कि वहां पर जुताई का कार्य भी होता रहा होगा। इसके अतिरिक्त हम बात करें गेहूं जो वहां का मुख्य फसल था, लेकिन चावल के भी कुछ साक्ष्य प्राप्त होते हैं। चावल के साक्ष्य लोथल से प्राप्त होते हैं और धान की भूसी के साक्ष्य रंगपुर से प्राप्त होते हैं। लोथल और रंगपुर दोनों ही गुजरात में पाए जाने वाले पुरास्थल हैं। तो यहाँ पर चावल की भी खेती के साक्ष्य मिल जाते हैं। गर्मी के दिनों में जायद की फसलें भी उगाई जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता से तरबूज के बीज प्राप्त हुए हैं और तरबूज के बीजों के आधार पर यह ज्ञात होता है कि वहां पर तरबूज, खरबूज, खीरे, ककड़ी आदि की भी खेती होती रही होगी। तो इस तरीके से इनकी कृषि व्यवस्था वहां पर प्रचलित थी। कृषि में उत्पादन अधिक होता था और उत्पादन अधिक होने के कारण अधिशेष होता था। अधिशेष मतलब सरप्लस, यानी अपने उपयोग, अपनी आवश्यकता से अधिक हम लोग उत्पादन करते थे। यानी हमारा जो उपयोग था उससे अधिक उत्पादन होता था और इसीलिए उन उत्पादनों को जो अधिशेष के रूप में होता था, तो उन अधिशेषों को इकट्ठा रखने के लिए धान्य कोठार भी पाए गए। तो धान्य कोठार मोहनजोदड़ो से पाए गए हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे विशाल भवन के रूप में भी माना जाता है। वहीं पर एक चबूतरे पर कुछ फसल मिले हैं और उनकी भूसियां मिली है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग फसलों की मढ़ाई किया करते थे। तो ये तो कृषि की बात रही थी, यानी वहां पर अधिशेष अधिक था और अधिशेष को बेचने के लिए नगर चाहिए थे। अब हम लोग जब व्यापार पढ़ेंगे तो वहां पर इसकी चर्चा कर लेंगे। अब हम आते हैं पशुपालन पे। कृषि के साथ साथ पशुपालन भी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार रहा होगा। पशुपालन में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पालतू पशुएं भी रखा करते थे।
इनके पास जो पशुएं थी उनमें मुख्यतः भेड़, बकरी, गाय के साक्ष्य तो नहीं मिलते हैं, लेकिन बैल के साक्ष्य मिलते हैं। बैल जो है दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक कुबड़दार बैल और एक बिना कुबड़दार बैल। कुबड़दार बैल का प्रयोग धार्मिक कार्यों में होता रहा होगा और बिना कुबड़दार बैल का प्रयोग मालवाहक यानी माल ढोने के लिए किया जाता रहा होगा। तो वहां पर जो पशुएं पाई जाती हैं, वहां पर पालतू पशुएं भी पाई जाती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष नहीं मिलते हैं, यानी घोड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का मूल जानवर नहीं था, मूल पशु नहीं था। फिर भी सुरकोटडा जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, वहां से घोड़े की अस्थियां प्राप्त होती हैं। उसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो, रानागुंडई से भी कुछ घोड़े के संदर्भ में जानकारियां प्राप्त होती है, लेकिन घोड़ा वहां का मुख्य पशु नहीं था। तो गाय का भी कोई चित्र अंकित प्राप्त नहीं होता है, लेकिन जब वहां पर बैल पाए जाते थे, कुबड़दार और बिना कुबड़दार, उसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में गाय भी रही होगी। बिना गाय का बैल तो नहीं आ सकता ना। भैंस सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त का हड़प्पा पूरा स्थल मेहरगढ़ से भैंस के साक्ष्य मिले। मेहरगढ़ से भैंस के साक्ष्य मिले हैं। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता से पहले ही जो पशुओं और भैंस के साक्ष्य मिले, वह मध्य पाषाण काल में एक जगह है बागोर से जानवरों के अवशेष मिले थे। तो इसमें यहाँ हमने पशुओं के बारे में, पशुपालन के बारे में बात कर लिया। अब आते हैं मुख्य टॉपिक जो था व्यापार, इसके बारे में बात करेंगे। व्यापार सामान्यतः दो तरीके से होते थे, एक आंतरिक व्यापार और दूसरा बाह्य या समुद्री या जल मार्ग द्वारा व्यापार। आंतरिक व्यापार चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर ही हुआ करता था और आंतरिक व्यापार स्थल मार्ग से होता था, तो इसे स्थल मार्ग का व्यापार भी कह सकते हैं। स्थल मार्ग व्यापार भी कह सकते हैं। स्थल मार्ग सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कों का विकास हुआ था और सड़कें बड़ी उच्च गुणवत्ता वाली पाई गई, सड़कें चौड़ी पाई गई, पक्की सड़कों के भी अवशेष मिलते हैं। तो उसके आधार पर ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में स्थल मार्ग के द्वारा व्यापार हुआ करता था। सिंधु घाटी सभ्यता में जिन स्थलों से व्यापार होता था, तो उन स्थलों में कर्नाटक के कोलार से सोना की प्राप्ति होती थी, झारखंड और छत्तीसगढ़ से टीन की प्राप्ति होती थी, अजमेर से सीसा की प्राप्ति होती थी, राजस्थान के खिचड़ी से तांबे की प्राप्ति होती थी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये आंतरिक व्यापार का प्रचलन था। और आंतरिक व्यापार सड़कों के माध्यम से मालवाहक पशुओं के द्वारा किया जाता था, जो रथ भी मिले हैं और गाड़ियां खींचने के भी साक्ष्य मिले हैं, और उन गाड़ियों के द्वारा आंतरिक व्यापार का प्रचलन था। क्यों? कि सिंधु घाटी सभ्यता में नगरों के अवशेष मिले हैं और व्यापार करने के लिए नगर का होना जरूरी है। तो व्यापार का साक्ष्य नगर का होना ही सबसे बड़ा साक्ष्य है। यदि नगर नहीं रहेगा तो व्यापार नहीं हो सकता। तो आंतरिक व्यापार के बारे में हमने बात कर ली। अब बात करेंगे बाह्य या समुद्री या जल मार्ग द्वारा व्यापार। ये व्यापार सिंधु घाटी सभ्यता के बाहरी देशों से होता था। अब इन बाहरी देशों में जिन देशों से व्यापार होता था उनको हम देख लेते हैं। तो इसमें मेसोपोटामिया, बहरीन, मिस्र, क्रीट,
ईरान इत्यादि शामिल थे। इन देशों से सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार कार्य संपन्न होता था और इसके साक्ष्य भी मिले। सुमेरियन सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता में 3 सभ्यताएं विकसित हुई थी। उनमें बेबीलोनियन, सुमेरियन और असीरियन 3 सभ्यताएं थी। तो सुमेरियन, बेबीलोनियन और असीरियन, इन तीनों सभ्यताओं में से सुमेरियन सभ्यता से मेसोपोटामिया में जो वस्तुएं मिली हैं, उन वस्तुओं में सिंधु घाटी सभ्यता के मुहर के छाप मिले हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि मेसोपोटामिया से सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार रहा होगा। बहरीन से जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, उन वस्तुओं पर मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता के मुहर प्राप्त होते हैं, जिससे यह अनुमान लगता है कि बहरीन से भी सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार होता था। सिंधु घाटी सभ्यता से एक नाव का चित्र मिला है और उस नाव के चित्र के माध्यम से यह ज्ञात होता है कि समुद्री मार्ग के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार होता रहा होगा। लोथल, जो गुजरात में अहमदाबाद के पास पुरातत्व पाया गया है, जो भोगवा नदी द्वारा अरब सागर से जुड़ा हुआ था, और उस लोथल में नदी के मुहाने पर एक बंदरगाह पाए गए हैं जिसे गोदीवाड़ा कहते हैं। तो उस बंदरगाह के द्वारा, स्थल जलीय मार्ग के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार जो है प्रस्तुत करता है, स्पष्ट करता है। और इस प्रकार हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार मेसोपोटामिया, बहरीन, ईरान, मिस्र, क्रीट इत्यादि देशों से होता रहा होगा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में धान्य कोठार भी प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से धान्य कोठार जो प्राप्त हुआ है वह सबसे विशाल भवन का अवशेष है, और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वहां पर कृषि अधिशेष जमा होता रहा होगा। सिंधु घाटी सभ्यता में अनेक शिल्प कला का विकास हुआ था। मृद भांडों का निर्माण हुआ, मुहरों का निर्माण हुआ, अनेक प्रकार की वस्तुओं का निर्माण हुआ, और उन वस्तुओं का व्यापार इन स्थलीय और जलीय मार्ग द्वारा स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक व्यवस्था जो थी बड़ी उत्तम किस्म की थी। वहां की अर्थव्यवस्था अच्छी थी, वहां के लोग संपन्न थे, वहां व्यापार के कारण लोग आर्थिक रूप से संपन्न थे। तो इस बारे में हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आर्थिक जीवन उनका बहुत ही बेहतर था। अब सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं में हमने नगरीय नियोजन, आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन, इन 3 के बारे में बातें कर ली। अब विशेषताएं यहाँ पर हम खत्म करते हैं, थोड़ा सा धार्मिक जीवन के बारे में बातें कर लेते हैं। तो वहां पर जो मृग मूर्तियां पाई गई धार्मिक जीवन के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता में, उन मृग मूर्तियों से पता चलता है कि वहां पर मातृ देवी का पूजा का प्रचलन था। अनेक नारियों की मृग मूर्तियां पाई गई, हालांकि मृग मूर्तियां छोटी छोटी थी। इसकी आलोचना नहीं होती है कि शायद वह खिलौने रहे होंगे, फिर भी यह ज्ञात होता है कि वहां पर सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी की पूजा होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में बलि प्रथा का भी स्पष्ट साक्ष्य मिलता है। मोहनजोदड़ो से और हड़प्पा से ऐसे मुहरें प्राप्त होती हैं जिन पर यह चित्र अंकित है कि एक पीपल के वृक्ष जिस पर मातृ देवी है और नीचे पशुओं की बलि चढ़ाई जाती थी, और इस प्रकार की भी पूजा का प्रचलन दिखाई देता है। धार्मिक जीवन के अंतर्गत मोहनजोदड़ो से एक मुहर मिला है। उस मुहर पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है मुद्रासन की अवस्था में, और उसके दाहिना हाथी और बाघ है, और बायां गेंडा और भैंसा है, और सामने 2 हिरण चित्रित हैं। तो इस आधार पर यह कहा जाता है, मार्शल का मानना था कि यह पशुपति शिव की मोहर है। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि शिव की जो प्रधानता, जो प्राचीनता है, वह सिंधु घाटी सभ्यता में जाती है, और शिव की पूजा का भी प्रचलन
रहा होगा। इसके अलावा वहां पर लिंग योनि की भी पूजा की जाती थी, यक्ष यक्षिणियों की भी पूजा की जाती थी और अनेक वनस्पतियों की पूजा की जाती थी। वनस्पतियों की पूजा करने से यह प्रतीत होता है कि वहां पर लोग प्रकृति प्रेमी थे और इसलिए वहां पर पीपल, तुलसी इत्यादि वनस्पतियों की पूजा किया करते थे। नाग का भी वहां पर पूजा का प्रचलन था। तो इस आधार पर हम धार्मिक जीवन की भी बातें यहाँ पर कर ली। अब वहां पर कोई मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता है, कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता है। वहां पर जो धार्मिक कर्मकांड होते हैं उनके बारे में कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। लोथल और कालीबंगा से एक अग्नि वेदिका पाई गई है। कुछ लोगों का मानना है कि यह अग्नि वेदिका है, लेकिन आर.एस. शर्मा इतिहासकार रामशरण शर्मा का मानना है कि यहाँ पर जो है यह एक रसोई घर था और यह जो है अधजली हड्डियां हैं और ये पकाई हुई हड्डियां हैं, यानी लोग मांसाहार का सेवन किया करते थे। कुछ लोग इसकी आलोचना करते हैं, कहते हैं कि यह अग्नि वेदिका रही होगी। तो यहाँ पर हमने धार्मिक जीवन की भी बातें कर ली। तो हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं को, जो नगरीय नियोजन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन और सामाजिक जीवन के अंतर्गत समाजीकरण की बातें हमने कर ली। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारा लेक्चर समझ में आ गया होगा। अब आगे हम बात करेंगे निर्माण, मोहर, ईंट, जितने भी कला विकसित हुए, जितनी भी तकनीकों का ज्ञान हुआ उसके बारे में बात करेंगे और सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।